चलो आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। ठीक है, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन। मतलब प्लांट्स में बहुत सारे केमिकल ऐसा होता है जो प्लांट्स जो है उससे सिंथेसाइज होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सिंथेसिस होता है कुछ केमिकल, और वो प्लांट के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को प्रभावित करता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को कई बार फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को बहुत अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, कई बार इनहेबिट भी कर देते हैं कई टाइप के इनके एक्टिविटी को। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन किसे बोला जाता है कि प्लांट्स के अंदर सिंथेसिस होता है, और प्लांट्स के अंदर सिंथेसिस होकर प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, फाइटो हार्मोन, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोला जाता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है वो नेचुरली प्लांट से सिंथेसाइज होता है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसको बोलेंगे, जो कि आर्टिफिशियली उस केमिकल को डाला जाता है, तो उससे प्लांट्स की तरह सिंथेसिस होता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, देखो बहुत सारे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग टाइप के होते हैं प्लांट्स के अलग अलग हार्मोन का। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 5 टाइप का प्लांट्स में 5 टाइप के हार्मोन्स पाया जाता है। ऑक्सिन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ठीक है, इसमें ऑक्सिन, जिबेरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो प्लांट हार्मोन्स होता है उसको बोला जाता है ग्रोथ प्रोमोटर। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, ऑक्सिन, जिबेरलिन और साइटोकाइनिन, ये क्या करता है प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर प्रभाव डालते हैं, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कुछ केमिकल ऐसा होता है जो कि प्लांट ग्रोथ इनहेबिटर होता है, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। इथिलीन जो है दोनों टाइप का काम करता है। इथिलीन जो है वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करता है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का भी काम करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है पूरी तरह से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इनके फंक्शन को देखते हुए। ठीक है, तो 2 ग्रुप में एक को बोला जाता है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, दूसरा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्रोमोटर मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इनहिबिटर मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ठीक से होने नहीं देते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देते हैं। ठीक है, तो प्रोमोटर क्या क्या है, ऑक्सिन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन। इनहिबिटर क्या क्या है, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इथिलीन जो है कुछ चीज़ों में प्रोमोटर का भी काम करता है और कभी कभी इनहिबिटर का भी काम करता है। ठीक है, इनहिबिटर का काम ज़्यादा करता है। अब क्या है, बहुत सारे अलग अलग जो 5 ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये जो ग्रोथ प्रोमोटर है, और एब्सिसिक एसिड, इथिलीन ग्रोथ इनहिबिटर है, ये बहुत सारे अलग अलग इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। इंडोल कॉम्पाउंड्स होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है इंडोल कॉम्पाउंड का डेरिवेटिव्स होता है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, ये सब ऑक्सिन में आता है। एडिनिन डेरिवेटिव्स होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है एडिनिन डेरिवेटिव्स। N6 फॉर्फ्यूरिल एमिनोप्यूरिन होता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एडिनिन डेरिवेटिव्स होता है, और क्या होता है साइटोकाइनिन। इंडोल डेरिवेटिव्स क्या होता है ऑक्सिन। कैरेटिनॉइड्स के डेरिवेटिव्स, कैरेटिनॉइड्स एंड फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, कैरेटिनॉइड्स का डेरिवेटिव्स एंड फैटी एसिड का डेरिवेटिव्स होता है एब्सिसिक एसिड। टार्पिनॉइड नेचर वाले डेरिवेटिव्स होता है जिब्रेलिन। टार्पिनॉइड डेरिवेटिव्स जिब्रेलिन, और गैसियस के रूप में पाया जाता है इथिलीन। ठीक है, 5 फाइटो हार्मोन्स होता है, ऑक्सिन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सिन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सिन का डिस्कवरी सबसे पहले चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, इन लोग क्या देखे कि जब किसी चार्ल्स डार्विन के बेटे फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, इन लोग देखे
कि इन लोग एक प्लांट्स के कोलियोप्टाइल में काम कर रहे थे। ठीक है, कैनेरी ग्रास होता है जिसका नाम है फैलेरिस कैनेरियंसिस। इस प्लांट्स के जो स्टेम होता है इसमें एक साइड से लाइट दिया गया, सनलाइट दिया गया सबसे ऊपर के भागों में। ठीक है, तो क्या देखे कि लाइट की तरफ मुड़ जाता है, जो कोलियोप्टाइल का सबसे ऊपर का भाग लाइट की तरफ मुड़ जाता है। फिर यूनिलेटरल लाइट दिया गया, देखिए कि ये बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है। ठीक है, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि ऊपर में कुछ ना कुछ बनता है जिसके कारण सनलाइट की प्रेजेंस में मुड़ रहा है सनलाइट की तरफ। ठीक है, तो उन लोग मतलब बेंडिंग होता है कोलियोप्टाइल, इतना देखे। उसके बाद एफ.डब्ल्यू. वेंट, उसने एवेना कर्वेचर टेस्ट किए, एवेना कर्वेचर टेस्ट ओट के प्लांट्स में। ठीक है, उसने क्या किए, सबसे वो भी उनका भी जो एक्सपेरिमेंट था सेम टाइप का था। सबसे पहले ओट के प्लांट्स को यूनिलेटरल लाइट दिया गया, तो देखा कि ऊपर का भाग जो है बेंड हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, सोचे ऊपर के भागों में कुछ ना कुछ बनता है जो कि बेंडिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, ऊपर के भागों को काट दिए, थोड़ा सा सूट एपेक्स को काट दिया गया। काटने के बाद जब यूनिलेटरल लाइट दिया गया तो देखे कि वो बेंडिंग नहीं होता। ठीक है, काटने के बाद फिर लाइट जब दिया गया, देखिए और बेंड नहीं हो रहा है। फिर उसने क्या किए, ऊपर के भाग को काट के अगर में डाल दिए, अगर के एक टुकड़ा में ऊपर के भाग को काट के इसके ऊपर डाल दिया गया। ठीक है, फिर अगर क्या करता है, पूरी तरह से इसके जो अंदर जो केमिकल बना उस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर अगर के टुकड़े को इसके ऊपर डाल दिया गया, स्टेम के ऊपर। ठीक है, डालने के बाद फिर लाइट दिया गया इसमें, तो देखा फिर बेंड हो जाता है। मतलब अगर क्या है, इसके ऊपर जो केमिकल बनता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के कारण अगर को जब ऊपर डाला गया फिर से बेंडिंग होने लगा। मतलब वो केमिकल फिर प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों में देखा, इसको बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट की प्रेजेंस में इसमें चेंज आता है प्लांट्स में। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस, लाइट को उन लोग यूनिलैटरल दिया गया, मतलब एक ही साइड में, स्टेम के एक ही साइड में लाइट दिया गया। तो उसने देखा कि जिस साइड से लाइट दिया जा रहा है उस साइड बेंडिंग हो जाता है ऊपर का भाग। ठीक है, तो उसने क्या किया, उन लोगों को ऐसा लगा कि ये जो होता है रिस्पॉन्ड कर रहा है यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एफ.डब्ल्यू. वेंट एवेना कर्वेचर टेस्ट किए। एवेना प्लांट्स मतलब एवेना सेटाइवा, ओट प्लांट को बोला जाता है। उसने क्या किए, ऐसे यूनिलैटरल लाइट दिए, फिर देखिए बेंड हो जाता है। उसने कि ऊपर का भाग को काट दिए, काट के अगर के एक टुकड़े के ऊपर डाल दिए, अगर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर अगर को इसके ऊपर डाला गया, फिर यूनिलैटरल लाइट दिया गया तो ये बेंड हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऊपर बनता है जो कि अगर एब्जॉर्ब कर लिए फिर से प्लांट्स में चला गया, इसलिए वो बेंड हो रहा है। ठीक है, इसको बोला जाता है एवेना कर्वेचर टेस्ट। इसके बाद कंक्लूजन जो निकला है कि सबसे ऊपर में कुछ ना कुछ बनता है और जो कि प्लांट्स के बाकी भागों में ट्रांसफ़र हो जाता है, नीचे की ओर ट्रांसफ़र हो गया और इसको बेंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. वेंट जो है इस ऊपर के टिप के भागों से केमिकल को अलग किया, आइसोलेट करके अलग किए। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. वेंट ओट प्लांट के सबसे ऊपर के जो सेडलिंग होता है वहाँ से ऑक्सीजन को निकाला गया, और एफ.डब्ल्यू. वेंट जो है वही ऑक्सीजन नाम दिए। ऑक्सीजन नाम सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ही दिया था, इसलिए क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी माना जाता है एफ.डब्ल्यू. वेंट को। एफ.डब्ल्यू. वेंट ही ऑक्सीजन खोजे थे ऐसा माना जाता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन सबसे पहले एक्सपेरिमेंट तो किए थे, लेकिन उन लोग बता नहीं पाए थे कि ऊपर कौन सा केमिकल होता है। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. वेंट इसको आइसोलेट करके अलग किए थे। तो इसका सिंथेसिस कैसे होता है, सबसे पहले जो सूट एपेक्स होता है, स्टेम के एपेक्स में, रूट के एपेक्स में, यंग लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, ये सब जो जगह होता है इसके एपेक्स वाले भागों में ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, जैसे ट्रिप्टोफान।
ट्रिप्टोफान से सिंथेसिस होता है ऑक्सिन का, ठीक है। शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, लीफ एपेक्स, फ्लावर के एपेक्स, फ्रूट्स, सीड्स जो इमैच्योर होता है उस सब एपेक्स में बनता है ऑक्सिन। ट्रांसपोर्ट, ऑक्सिन जो होता है एपेक्स में बनता है, स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट्स हम लोग देखे हैं, और वहाँ से माइग्रेट हो जाता है जिस जगह में काम करना है, जिस जगह में हार्मोन जो है काम करता है उस जगह में ट्रांसफ़र होके चले जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ऑक्सिन का काम क्या होता है प्लांट्स में? सबसे मेन काम होता है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। कई प्लांट्स में हम लोग देखे हैं कि प्लांट्स लंबाई में बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। एपिकल भाग लंबाई में बढ़ता जाता है, लेकिन लेटरल ब्रांचिंग, शाखा प्रशाखा नहीं निकलता, ज़्यादा लंबाई में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब ऊपर के भाग को काट देते हैं तब हम लोग क्या देखते हैं कि चारों तरफ जो शाखा प्रशाखा जो ब्रांचिंग है वो निकलने लगता है, फैल जाता है प्लांट्स चारों तरफ से, ठीक है। तो जैसे ऊपर की ओर लंबाई में बढ़ता जाता है उसको बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस। मतलब एपिकल भाग लंबाई में बढ़ता ही जाता है, लेकिन लेटरल ब्रांचिंग रुका हुआ रहता है। तो ऑक्सिन का काम क्या होता है? एपिकल भाग को बढ़ने देते हैं, लेकिन लेटरल ब्रांचिंग को बढ़ने नहीं देते। इसीलिए जब ऊपर के भागों को काट दिया जाता है, रिमूव्ड शूट टिप, शूट के टिप को जब काट दिया जाता है, इसको बोला जाता है डीकैपिटेशन, ठीक है। तब देखेंगे हम लोग लेटरल ब्रांचिंग बढ़ता रहता है प्लांट्स में, ठीक है। लेटरल ब्रांचिंग कैसे बढ़ता है हम लोग जानते हैं। शाखा प्रशाखा कहाँ बनता है? जो नोड रहता है उसके एक्सिस से, जिसको बोला जाता है एक्सिलरी बड, इसी से ब्रांचिंग बनता है। तो एक्सिलरी बड जो होता है उसका ग्रोथ होने लगता है जब ऊपर के भाग को काट दिया जाता है। ऊपर के भाग को जब नहीं काटेंगे तब लंबाई में बढ़ता जाता है, जिसको बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल भाग का लंबाई बढ़ता रहता है, लेकिन इनहेबिट लेटरल ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ को इनहेबिट कर देते हैं ऑक्सिन। इसका एग्जांपल आएगा टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, ठीक है। टी का जो प्लांट्स होता है उसके ऊपर को भाग को लगातार कुछ दिन बाद काटा जाता है, जिससे कि लेटरल ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीज़न, सेल का साइज बढ़ना, ये सब चीज़ें ऑक्सिन से होता है, ठीक है। एनलार्जमेंट का रोल ज़्यादा रहता है, सेल लंबाई में चौड़ाई में बढ़ता है, वो ऑक्सिन के स्प्रे करने से बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है। रूट इनिशिएशन मतलब रूट, कोई भी हम लोग पढ़े हुए हैं जैसे कोई भी, जैसे रोज़ का प्लांट, रोज़ के प्लांट्स को हम लोग स्टेम कटिंग कर दिए, स्टेम को थोड़ा काट के हम लोग कहीं लगा देते हैं तो रोज़ का प्लांट्स हो जाता है ना। तो इस स्टेम को काटने के बाद हम ऑक्सिन में डुबा देंगे और लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी रूट निकलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए रूट इनिशिएशन में ऑक्सिन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। प्रोमोट फ्लावरिंग, कई प्लांट्स के जो फ्लावर होता है उसको जल्दी जल्दी फ्लावर बनने में, अच्छे से बनने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल आएगा पाइनएप्पल, लीची। पाइनएप्पल, लीची, ये सब प्लांट्स में देखा गया है कि ऑक्सिन के स्प्रे कर देने से बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी फ्लावर निकलता है, ठीक है। प्रिवेंशन प्री मैच्योर एब्सेशन, देखो एब्सेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट से फ्रूट्स, फ्लावर और जो लीव्स रहता है हम लोग जानते हैं वो झड़ते रहते हैं प्लांट से। एक सीज़न आता है जो ऑटम में तो लीफ हमेशा झड़ते ही रहते हैं प्लांट से, उसको हम क्या बोलेंगे कि मैच्योर होने के बाद झड़ना, क्योंकि वो नेचुरल होता रहता है हर साल, उसको बोलेंगे प्रोमोट एब्सेशन। एब्सेशन जब ओल्ड लीफ हो जाता है, ओल्ड फ्रूट हो जाता है, फ्लावर ओल्ड हो जाता है, तब जब गिरता है नेचुरल प्रोसेस से उसको प्रोमोट करता है, उसको होने के लिए ऑक्सिन हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिवेंशन प्री मैच्योर एब्सेशन, समय से पहले, अच्छे से मैच्योर होने से पहले जो गिर जाता है प्लांट से, ऐसा होने नहीं देते। ऑक्सिन का स्प्रे करने से प्री मैच्योर एब्सेशन होने नहीं देते, मैच्योर होने के बाद ही एब्सेशन होने में हेल्प करता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट हम लोग जानते हैं, है ना। तो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, ऑक्सिन का स्प्रे कर देने से सीडलेस फ्रूट बनने लगता है। इसका एग्जांपल है टोमेटो।
ठीक है, टोमेटो में ऐसे देखा गया है कि ऑक्सीजन का स्प्रे कर देने से सीडलेस फ्रूट बनने लगता है। इनिशिएट फ्लावरिंग, इंक्रीज फीमेल फ्लावर के नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में हेल्प करता है कुछ प्लांट्स में। ठीक है, यूज एज हार्बिसाइड्स, ऑक्सीजन के हेल्प से क्या होता है, बहुत सारे डाइकोट वीड्स जो होता है, वीड्स मतलब हम लोग जानते हैं खरपतवार जो होता है, जंगली जो प्लांट्स होता है, डाइकोट के जो वीड्स होता है उसको ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड्स के रूप में यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन को। 2,4-D हर्बिसाइड किल हर्बिसाइड्स, मतलब डाइकोट जो वीड्स रहता है उसको किल करने में हेल्प करता है, लेकिन मोनोकोट प्लांट्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, डाइकोट वीड्स को ख़राब कर देते हैं। 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। दो टाइप के ऑक्सीजन रहते हैं जो प्लांट्स में नेचुरली बनता है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये प्लांट्स में नेचुरली बनता है। ठीक है, और कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन जो बनाया जाता है और प्लांट्स में स्प्रे किया जाता है, जैसे 2,4-D, 2,4,5-T, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, ये सब चीज़ें जो है ये सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 2,4-D, 2,4,5-T ये दोनों को बोला जाता है एजेंट ऑरेंज। ठीक है, एजेंट ऑरेंज का काम क्या होता है, सिलेक्टिव वीड किलर। बहुत सारे जो वीड्स रहते हैं, सिलेक्टिव मतलब कुछ ही सिलेक्टेड प्लांट्स जो है उसको पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। वियतनाम में जो वॉर हुआ था उस समय फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में इसको यूज़ किया गया था। 2,4-D, 2,4,5-T ये दोनों को एक साथ बोला जाता है एजेंट ऑरेंज। ठीक है, चलो, ऑक्सीजन को सबसे पहले कौन खोजे थे, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। दोनों में सबसे पहले देखे थे कि स्टेम में सबसे ऊपर के भागों में जब यूनिलैटरल लाइट दिया जाता है तो लाइट की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, फिर F.W. वेंट ने क्या किए थे, एवेना कर्वेचर टेस्ट किए थे। एवेना सेटाइबा ओट का जो प्लांट्स होता है उसमें यूनिलैटरल लाइट देते देखे थे, मुड़ जाता है। उसने ऊपर का भाग काट के अगर अगर में डाल दिए थे, अगर अगर उसको एब्जॉर्ब कर लिए, फिर उसको ऊपर डाले तो देखे बेंडिंग हो जाता है। फिर F.W. वेंट ने ही ऊपर के भाग जो है इससे आइसोलेट करके एक केमिकल निकाले जिसका नाम दिया गया ऑक्सीजन। इसलिए डिस्कवरी ऑक्सीजन F.W. वेंट को ही बोला जाता है कि ऑक्सीजन का डिस्कवर किया। ठीक है, सूट एपिक्स में, रूट एपिक्स में, लीफ के एपिक्स में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, सीड्स के एपिक्स में ये सब बनता है। उस सब से बन के माइग्रेट हो जाता है जहाँ ये काम कर रहे हैं। इसका मेन काम क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल ग्रोथ बढ़ता जाता है, लेटरल ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता, इसलिए ऊपर के भाग को डिकैपिटेशन कर दिया जाता है, ऊपर के भाग काट दिया जाता है तो लेटरल ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट में भी हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ये। सेल डिवीज़न बढ़ जाता है ऑक्सीजन का स्प्रे करने से, सेल एनलार्जमेंट बढ़ जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है। रूट इनिशिएशन, रूट ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगता है ऑक्सीजन में डुबा के प्लांट्स लगाने से। फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। पाइनएप्पल या लीची में देखा गया है कि ऑक्सीजन का स्प्रे करने से बहुत जल्दी जल्दी फ्लावरिंग होने लगता है। ठीक है, प्रिवेंशन प्रीमैच्योर एब्सेशन। एब्सेशन मतलब प्लांट से लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर का गिर जाना, समय से पहले गिरने को रोकते हैं ऑक्सीजन। प्रिवेंशन प्रीमैच्योर एब्सेस, समय से पहले गिरने से रोकते हैं, लेकिन समय होने के बाद जो गिरने को हेल्प करते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं, सीडलेस फ्रूट बनाने में हेल्प करते हैं, जिसका एग्जांपल है टोमेटो। प्रोमोट एप्स हो गया। हर्बिसाइड्स होते हैं जैसे 2,4-D, बहुत सारे डाइकोट जो वीड्स रहते हैं उसको पूरी तरह से किल करने में हेल्प करता है। नेचुरल ऑक्सीजन क्या क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, और सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D, 2,4,5-T, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4-D, 2,4,5-T ये दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है एजेंट ऑरेंज, सिलेक्टिव वीड किलर। ठीक है, इसको वियतनाम के युद्ध के समय यूज़ किया गया था, 2,4-D, 2,4,5-T को एक साथ मिला के। ठीक है, बहुत सारे जो डाइकोट वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको यूज़ किया गया था। ठीक है, ये था ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होता है।
ठीक है। जिब्रेलिन का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन से उल्टा इसका मेन काम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सिलरी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन का रोल क्या आता है, एपिकल डोमिनेंस, ऊपर के भाग को लंबाई में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। लेकिन जिब्रेलिन का क्या है, एक्सिलरी बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है। जापानीज़ फार्मर, बहुत सारे जापानी किसान लोग सबसे पहले ऐसा देखे थे कि जो धान का खेती है उसमें कुछ धान के प्लांट्स जो हैं बहुत लंबे हो गए थे, पतले और येलो कलर का होने लगे थे। ठीक है, तो उन लोग उस प्लांट्स का नाम क्या, उस डिजीज़ का नाम क्या दिए थे, बेकानी डिजीज़ या फुलिस सीडलिंग। ठीक है, उन लोग जब बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे धान का, तो उस धान के खेत में क्या देखे कि कुछ धान के जो प्लांट्स होता है बहुत लंबे लंबे हो गए, पतले पतले हो गए और येलो कलर का हो गया। ठीक है, उसने उस डिजीज़ का नाम दिए बेकानी और फुलिस सीडलिंग। फिर कुरोसावा एंड सावादा, ये दोनों साइंटिस्ट जो है कॉन्फर्म किए थे कि क्यों ऐसा हुआ। तो उसने देखे कि एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजी कोराई, उस फंगस के इन्फेक्शन से ये रोग होता है। ठीक है, वो आता है एस्कोमाइसिटीज़ में। फंजाई में हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे ग्रुप के फंजाई होता है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो एस्कोमाइसिटीज़ में आता है जिब्रेला फ्यूजी कोराई। उस फंजाई के इन्फेक्शन से ही ये रोग प्लांट्स में हुआ, उन लोगों को पता चला। याबुता एंड सुमेकी, याबुता सुमेकी दो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में अलग किए कुछ इस केमिकल को, जिस केमिकल के कारण ऐसा हो रहा है। फ्यूजेरिया मोनिलीफर्मा, जिसको बोला जाता है जिब्रेला फ्यूजी कोराई। ठीक है, उस फंजाई से एक केमिकल निकाले जिसका नाम दिया जिब्रेलिन। एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए जिब्रेलिक एसिड होता है। ठीक है, तो अभी तक बहुत सारे जिब्रेलिन पाया गया, बहुत से एल्गी से, ब्रायोफाइटस से, बहुत सारे फंजाई से। मोर देन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन अभी तक खोजा गया, जिसका नाम GA1, GA2, GA3 करते करते GA100 तक नाम दिया गया। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर हुआ था GA3, सबसे पहला डिस्कवर हुआ था GA3। C19H26O6 होता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, किस जगह में सिंथेसाइज होता है, ऐसा देखा गया है कि इमैच्योर बर्ड्स, जो मैच्योर नहीं हुआ, इस टाइप के बर्ड्स में, लीव्स में, सूट में, रूट में, जर्मिनेटिंग सीड्स में जिब्रेलिक एसिड बनता है। ठीक है, बाद में इसका नाम जिब्रेलिक एसिड दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि जापानीज़ फार्मर लोग जब धान की खेती लगाए थे तो उसने देखी बहुत सारे धान के प्लांट्स पतले लंबे येलो कलर का हो गया था। ठीक है, उन लोग इस डिजीज़ का नाम दिए थे फुलिस सीडलिंग, बेकाने डिजीज़। फिर कुरोसावा और सावाडा, ये दोनों साइंटिस्ट कॉन्फर्म किए थे कि एस्कोमाइसिटीज़ में एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजी कोराई, जिसको फ्यूजेरिया मोनिलीफर्मा भी बोला जाता है। ठीक है, उस फंगस के इन्फेक्शन से प्लांट्स के जो है थीन, टॉल एंड पेल हो गया है। अबूता और सुमेकी सबसे पहले इसको क्रिस्टल के रूप में इस फंजाई से अलग किए, तो इसका नाम दिए थे जिब्रेलिन। बहुत सारे जिब्रेलिन अभी तक खोजा गया, 100 टाइप से ज़्यादा जिब्रेलिन अभी तक खोजा गया। ठीक है, सबसे पहला डिस्कवर हुआ था GA3, जो कि जिब्रेला फ्यूजी कोराई से निकाला गया था। ठीक है, इमैच्योर बर्ड्स, लीव, सूट, रूट, जर्मिनेटिंग सीड से सिंथेसिस होता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर इन जगह से सिंथेसाइज होता है जिब्रेलिन का। बाद में एसिडिक नेचर देखते हुए इसका नाम दिया गया जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, किस जगह में सिंथेसिस होता है, इमैच्योर सीड, डेवलपिंग एंथर, पोलेन, एंथर में भी बनता है जिब्रेलिक एसिड, पोलेन में भी बनता है। ठीक है, मेबालोनिक एसिड से सिंथेसिस होता है। जैसे फ्लोएम में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसफ़र होता है, उसी से जिब्रेलिक एसिड भी ट्रांसफ़र होकर प्लांट्स के बाकी भागों में पहुंचता है जहां उसको काम करना है। ठीक है, जाइलेम सैप, फ्लोएम और जाइलेम से ही ट्रांसपोर्ट होता है जिब्रेलिक एसिड का। ठीक है, अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। बस जिब्रेलिन का मेन रोल क्या क्या रहता है। इसका मेन रोल रहता है इंड्यूस इंटरनोड इलेंगेशन। प्लांट्स, हम लोग जानते हैं प्लांट्स में नोड एंड इंटरनोड पाया जाता है।
ठीक है, 2 नोड के बीच वाला भाग इंटरनोड। तो इंटरनोड को लंबाई में बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। फ्लावरिंग के पहले बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है जिसका इंटरनोड बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे बीट, कैबेज, स्पिनच, ये सब में बहुत छोटा छोटा इंटरनोड रहता है, इसलिए लीफ पूरा फैला हुआ रहता है। तो इसमें ऐसा लगता है कि गोल टाइप से पूरा लीफ फैला हुआ है, इसको बोला जाता है रोजेट टाइप, रोजेट हैबिट। बीट, कैबेज और बहुत सारे स्पिनच, बहुत सारे प्लांट्स, ठीक है, तो उसमें इंटरनोड की लंबाई को बढ़ा देते हैं जिब्रेलिन। इस टाइप का जो इंटरनोड लंबाई बढ़ाते हैं रोजेट प्लांट्स में, उसको बोला जाता है बोल्टिंग इफेक्ट। ठीक है, फ्लावरिंग के ठीक पहले इंटरनोड की लंबाई को प्लांट्स में बढ़ा देते हैं जिब्रेलिन। इसका मेन रोल वही रहता है, इंटरनोड इलॉन्गेशन। इस टाइप के जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है वोल्टिंग इफेक्ट। ठीक है, और इस टाइप का प्लांट्स रोजेट हैबिटेट, बीट, कैबेज, स्पिनच, बहुत छोटे छोटे इंटरनोड पाया जाता है, प्लांट्स पूरा गोल टाइप का फैले हुए रहते हैं, इसको बोला जाता है रोजेट। इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिकली ड्रॉप प्लांट्स, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे प्लांट्स जेनेटिकली ड्रॉप ही होता है, छोटा छोटा ही होता है जेनेटिकली, उसमें भी जिब्रेलिन स्प्रे कर देने से प्लांट्स लंबाई में बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिकली ड्रॉप प्लांट्स में भी इलॉन्गेशन देखा गया है जिब्रेलिन का स्प्रे करने से। इसका एग्जांपल है मेज, पाइसम सैटाइवम, पी। सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे जिब्रेलिन के जो सीड्स होता है, इसमें हम जब जिब्रेलिन डाल देते हैं तो हम लोग ऐसा देखे हैं कि इस सीड से एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सब चीज़ें एंजाइम सेक्रेट होने लगता है। ठीक है, जो एंजाइम क्या करता है, एंडो ऊपर की जो वॉल है उसको ब्रेक डाउन करके सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। जिब्रेलिन इंड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, जिब्रेलिन को जब हम स्प्रे करेंगे सीड्स में तो सीड्स जो है जिब्रेलिन सीड्स से हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का सीक्रेट होने में हेल्प करता है। एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सब एंजाइम ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और एंडोस्पर्म का ब्रेकडाउन, एंडोस्पर्म इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन होता है और बाहर के वॉल भी फट जाता है और सीड जर्मिनेशन होने लगता है। फ्रूट एंड फ्लावर एनलार्जर, बहुत सारे फ्रूट्स जो है उसके साइज बढ़ जाता है, फ्लावर का साइज बढ़ जाता है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि इंटरनोड जो है इसका लंबाई बढ़ाते हैं। और जिब्रेलिन का ये भी रोल रहता है कि सेनेसेंस को भी थोड़ा सा डिले करता है। सेनेसेंस मतलब जल्दी फल को पकने नहीं देता, जल्दी फ्लावर को होने नहीं देता। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे फ्लावर का साइज बढ़ता जाता है और फ्रूट्स का साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ग्रेप्स में देखा गया है कि स्टॉक बनाने में और बहुत सारी चीज़, जैसे एप्पल में, पेयर में, ये सब चीज़ फल जो है सेनेसेंस को थोड़ा धीरे धीरे करने के कारण क्या होता है, बड़े बड़े फल बन जाते हैं जो कि मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स, जुवेनाइल हम लोग जानते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ वाले प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें जो पहले वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। ठीक है, वो वेजिटेटिव पीरियड में ही हम जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे तो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्टिव फेस आने लगता है और फ्लावर एंड फ्रूट्स बनने लगता है। ठीक है, स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर्स, जुवेनाइल कोनिफर्स में जिब्रेलिक एसिड को जब स्प्रे किया गया, ऐसा देखा गया है कि बहुत जल्दी जल्दी सीड प्रोडक्शन हो गया। पार्थेनोकार्पिक सीड्स इंड्यूस करने में भी हेल्प करता है। सीडलेस फ्रूट जैसे टोमेटो, एप्पल, पियर्स में सीडलेस फ्रूट बनाने में भी जिब्रेलिन का रोल रहता है। जैसे जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया जाता है तो ये फ्रूट्स जो है सीडलेस बन जाता है। ठीक है, जिब्रेलिन साइटोकाइनिन, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक हार्मोन तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उसमें कुछ दूसरा हार्मोन मिला देने से उसका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जिब्रेलिन के साथ साइटोकाइनिन कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोला जाता है पोमेलिन। जब दोनों को मिला दिया गया तो ऐसा देखा गया है कि स्टेम का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको शुगर केन में बहुत यूज़ किया जाता है। शुगर केन का जो खेती होता है उसमें जिब्रेलिन प्लस साइटोकाइनिन कॉम्बिनेशन बना के, जिसको बोला जाता है पोमेलिन, उसका स्प्रे किया जाता है।
तो ऐसा देखा गया है कि शुगर केन की जो इंटरनोड है बहुत लंबे लंबे, ऐसे शुगर केन के इंटरनोड लंबे लंबे होते हैं लेकिन और ज़्यादा लंबे लंबे, और प्लांट्स की लंबाई और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ऐसा देखा गया है कि 20 टन पर एक एक एकड़ में 20 टन ज़्यादा फसल होने लगा। ठीक है, जिब्रेलिन प्लस साइटोकाइनिन दोनों को एक साथ मिला के, जिसको बोला जाता है पोमेलिन, इसको जब स्प्रे किया जाता है शुगर केन के खेती में, ठीक है, ऐसा देखा गया है कि शुगर केन की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंटरनोड जो है बहुत लंबे लंबे। हम लोग जानते हैं शुगर केन से शुगर बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, ये सब का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लगा जब ये दोनों को एक साथ मिला के स्प्रे किया गया। ठीक है, इस टाइप से जिब्रेलिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिब्रेलिन का इसका मेन काम क्या रहता है? इंटरनोड इलोंगेशन। ठीक, फ्लावरिंग होने के पहले इंटरनोड की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसको बोला जाता है वोल्टिंग इफेक्ट। ठीक है, जेनेटिकली ड्रॉप प्लांट्स को भी लंबाई में बढ़ने में हेल्प करते हैं, जैसे मेज़, पाइसम, सटाइबम में ऐसा देखा गया। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जिब्रेलिन छिड़क देने से देखा गया कि एक हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम सेक्रेट होता है फ्रूट्स सीड्स में, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सब सीड्स में, जो कि सीड जर्मिनेशन जल्दी से जल्दी होने में हेल्प करता है। ठीक है, फ्रूट एंड फ्लावर की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है। ग्रेप्स में स्टॉक बनाने में हेल्प करता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन दोनों को मिला के खेत में डालने से कई प्लांट्स का जो पैदावार है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनने लगा। जैसे सबसे ज़्यादा शुगर केन में देखा जाता है, इसके इंटरनोड इतने लंबे लंबे हो जाते हैं और प्लांट्स भी इतने लंबे लंबे हो जाते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जुवेनाइल पीरियड्स में कोनिफर्स के ऊपर स्प्रे करके देखा गया कि जैसे बहुत सालों में वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव फेस आता है, लेकिन जैसे स्प्रे कर दिया तो जल्दी से जल्दी रिप्रोडक्टिव फेस आता है और सीड्स का प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी होने लगता है। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फूड बनाने में भी जिब्रेलिन का यूज़ किया, जैसे टोमेटो, एप्पल, पियर्स में ऐसा देखा गया। ठीक है, ये था जिब्रेलिन।